हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के ऑनलाइन बैच में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक 9 और आज है लेक्चर 38। तो आज ये लास्ट लेक्चर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर हम स्टार्ट करेंगे अपना इंडियन मतलब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे टू गैप मॉडल। तो टू गैप मॉडल, उसके बाद इमिस राइजिंग ग्रोथ मॉडल, जगदीश भागवती का मॉडल, और जॉर्गेनसन्स एंड उजावा मॉडल। तो 4 पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये आज का ये टॉपिक। तो शुरू करते हैं टू गैप मॉडल से। 4 बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम में टोटली अगर हम 2009-10 से बात करें तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेंस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले जब हम बात करें इसकी, तो ये कॉन्सेप्ट दिया है सबसे पहले, दैट इज़ पॉपुलराइज बाय चेनरी। तो ये डेवलपमेंट भी चेनरी ने किया है। चलो, एक कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये चेनरी ने दिया है। अब दूसरी बात ये है कि ये एक्सटेंशन है। दिस मॉडल इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ एच डी मॉडल, मतलब हैरोडोमर मॉडल का ये एक्सटेंशन है। मतलब एच डी मॉडल को विस्तार किया गया है थोड़ा मॉडिफाई करके। एंड दिस मॉडल इज़ जनरली यूज्ड इन ऑर्डर टू एनालाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ फॉरेन एड टू ब्रिज। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इसकी पूरी मीनिंग देखें, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसकी अग्रीगेट मीनिंग की बात करेंगे। ब्रिज द टू गैप्स दैट प्रिवेल्स इन द लेस डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री। तो ये थ्योरी वहीं ऑपरेट हो रही है जहाँ डेवलप्ड, जो लेस डेवलप्ड है उसमें, और डेवलपिंग नेशंस हैं उसमें ये थ्योरी एप्लीकेबल हो रही है। अब ये बात क्या कह रहा है कि जो टू गैप है, मतलब जो दोनों के बीच में गैप है, तो गैप को पूरा किया जा सकता है किससे? फॉरेन एड से। तो फॉरेन एड क्या है? ब्रिज है। जो दो गैप है, एक में है सेविंग, जैसे ये दो चीज़ें, एक है सेविंग और एक है फॉरेन एक्सचेंज। तो इन दोनों के बीच का गैप है, इन दोनों के बीच का गैप पूरा कौन करेगा? दैट इज़ ये फॉरेन एड। तो फॉरेन एड इन दोनों के बीच का गैप कंप्लीट करेगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि इनके दोनों के बीच का गैप कौन फुलफिल करता है। एंड दिस मॉडल आर्ग्यूज दैट द डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज इज कंस्ट्रेंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू गैप्स। अब देखो, डेवलपिंग नेशंस या फिर जो लेस डेवलप्ड हैं यूडीसीज, वो इसलिए बैक्ड हैं, मतलब बैकवर्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे टू गैप्स हैं, दो गैप्स हैं। और ये दो गैप कई बार पूछा भी गया है कि कौन कौन से वो दो गैप हैं। तो नंबर 1 गैप है गैप बिटवीन डोमेस्टिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। चलो, एक तो ये है गैप बिटवीन डोमेस्टिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, वेयर डोमेस्टिक सेविंग्स आर इनएडेक्वेट टू सपोर्ट द लेवल ऑफ ग्रोथ। अब इसमें क्या है, जो इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो तो ठीक है, लेकिन जो सेविंग का है, डोमेस्टिक सेविंग का लेवल है, वो है इनएडेक्वेट, मतलब अपर्याप्त है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और दूसरा गैप है यहाँ पे गैप बिटवीन एक्सपोर्ट रेवेन्यू एंड इम्पोर्ट्स और फॉरेन एक्सचेंज गैप। अब देखो, फॉरेन एक्सचेंज गैप, अब ये दो बातें क्लियर होगी। एक तो वो बात कह रहा है डोमेस्टिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट गैप, और दूसरी बात वो कर रहा है, मतलब नंबर 1 बात ये और नंबर दूसरी बात होगी ये वाली। तो दो गैप हैं, एक डोमेस्टिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट और दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज गैप। तो ये दो गैप। वेयर इम्पोर्ट परचेजिंग पावर, तो मतलब इम्पोर्ट, जो परचेजिंग पावर है इम्पोर्ट की, और वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट प्लस कैपिटल ट्रांसफ़र इज़ इनएडेक्वेट। तो अगर हम कहें जो इम्पोर्ट परचेजिंग पावर है वो है इनएडेक्वेट टू सपोर्ट द लेवल ऑफ ग्रोथ। तो लेवल ऑफ ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर पा रही, मतलब इतनी वो एफिशिएंट नहीं है। सो यहाँ पे इम्पोर्ट परचेजिंग पावर है इनएडेक्वेट। एंड अब यहाँ पे एच डी मॉडल का एक्सटेंशन है। तो एच डी मॉडल में इक्वेशन ये बनती है, सो वाइल हैरोडोमर मॉडल डिफाइंस ग्रोथ एज जी इज इक्वल टू एस अपॉन के। तो जी इज इक्वल टू एस अपॉन के, और यहाँ पे जो जी है ग्रोथ रेट्स, और एस सेविंग रेट, और के रिप्रेजेंट करता है कैपिटल आउटपुट रेशो। और उसके बाद ये मॉडल एक्सटेंड किया, और उसी एक्सटेंड के मॉडल को हम बोलते हैं टू गैप मॉडल्स। अब ये डिफाइन करता है ग्रोथ को ऐसे, जैसे जी इज इक्वल टू एस अपॉन के प्लस एफ अपॉन के। अब एक बात ध्यान रहे, ये मॉडिफाइड वर्जन है। अब इस मॉडिफाइड वर्जन में सिर्फ एक वेरिएबल ऐड हुआ है, वो है एफ। और एफ को कई डिफरेंट बुक्स में कई बार बी भी लिखा हुआ है, कई बार पी भी लिखा हुआ है। तो इसको जो मर्जी आप
लिखो जो मर्जी, लेकिन इसका मतलब होता है एफ इज़ फॉरेन कैपिटल इनफ्लो रेशो, दैट इज़ फॉरेन कैपिटल इनफ्लो रेशो। तो ये थोड़ा वेरिएबल याद करना, कई बार यूजीसी नेट में पूछ लेता है कि ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, मतलब जो अबव वैल्यू है इक्वेशन की ये क्या शो कर रही है, या फिर जो लोअर वैल्यू है के ये क्या शो कर रहा है। और कई बार पूछा भी है, जैसे इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो हो गया वैसे। तो ये एफ यहाँ पे शो कर रहा है वैसे ही फॉरेन कैपिटल इनफ्लो रेशियो। तो ये वाली जो इक्वेशन है ये है यहाँ पे मॉडिफाइड इक्वेशन ऑफ एच डी या फिर एक्सटेंडेड एच डी मॉडल। ओके, अब यहाँ पे नंबर 1 बात करते हैं सेविंग गैप की, जिसको हम सेविंग कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं। तो सेविंग गैप क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंट्री में सेविंग इनएडेक्वेट हो गया। सो दैट द सेविंग गैप इज सेड टू बी बाइंडिंग और डोमिनेंट व्हेन डोमेस्टिक सेविंग्स आर इनएडेक्वेट। तो डोमेस्टिक सेविंग तो होगी इनएडेक्वेट, अपर्याप्त, टू सपोर्ट द डिजायरेबल रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दाउ इट हैज़ adequate foreign exchange earning for importing द नेसेसरी कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल। तो अब क्या है, उसके पास सेविंग कम है, किसी भी कंट्री के पास अगर सेविंग कम है तो यहाँ पे सेविंग कम होने से क्या है अगेन, तो डिज़ायरेबल जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। नाउ इट हैज़ अडेक्वेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, लेकिन जो फॉरेन एक्सचेंज दूसरी तरफ जो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो इसके पास पर्याप्त हैं, इंक्रीज़ हैं या फिर पर्याप्त हैं, वो अडेक्वेट हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को मूव अपवर्ड करने के लिए। सो फॉर इम्पोर्टिंग द नेसेसरी कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल, तो मतलब एक्सचेंज हमारे पास हैं जिससे हम कैपिटल गुड्स को कंट्री में खरीद सकते हैं। तो सेविंग बस यहाँ ये ध्यान रखना है, सेविंग इनडेक्वेट है, बल्कि जो फॉरेन एक्सचेंज है फॉरेन एक्सचेंज पर्याप्त है। और दूसरा, इन सच ए सिचुएशन, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सेविंग गैप कंस्ट्रेंट इम्प्लाइज दैट द एक्सेस फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा है और सेविंग है कम, माइट बी यूज्ड फॉर इम्पोर्टिंग लग्जरी कंज्यूमर गुड्स। अब इससे क्या होगा, कंज्यूमर गुड्स हम जो लग्जरी गुड्स हैं कंज्यूमर गुड्स वो हम इंपोर्ट करेंगे। सो रेदर देन कैपिटल गुड्स एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द हायर इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंज्यूमर गुड्स की जो डिमांड है लग्जरी गुड्स के लिए वो बढ़ रही है, लेकिन कैपिटल गुड्स का जो इंपोर्ट है वो नहीं हो रहा। देखो किसी भी कंट्री में अगर कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है तो वो पॉजिटिव माना जाता है, मतलब फ़ायदेमंद। अगर मशीनरी आएगी तो मशीनरी यहाँ पे प्रोडक्शन करेगी, और वहीं अगर कंज्यूमर गुड्स आ रहा है, जैसे कंज्यूमर गुड्स फॉर ब्रांडेड कार, तो लग्जरी कार है वो कंजप्शन पर्पज़ के लिए है, तो वो चीज़ एक नेगेटिव है इंपोर्ट में, लेकिन जो कैपिटल गुड्स है वो पॉजिटिवली माना जाता है। तो यहाँ पे क्या है, फॉरेन एक्सचेंज तो ज़्यादा है लेकिन सेविंग है कम। और दूसरे में है फॉरेन एक्सचेंज गैप, तो सेकंड गैप फॉरेन एक्सचेंज गैप। तो इस सेंस में क्या होगा, इसमें सेविंग होगी ज़्यादा और फॉरेन एक्सचेंज होगा कम। सो ऑन द कॉन्ट्ररी सेविंग गैप कंट्रीज, द कंट्रीज फेसिंग फॉरेन एक्सचेंज गैप कैन नॉट ओवरकम इट बाई यूजिंग देयर एक्सेस डोमेस्टिक सेविंग। तो जो ये फॉरेन एक्सचेंज गैप है ये ओवरकम नहीं हो सकता एक्सेस डोमेस्टिक सेविंग से, मतलब सेविंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। सो इन देयर केस फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज आर इनएडेक्वेट, बस सिर्फ उल्टा हो गया, वहाँ सेविंग इनएडेक्वेट थे, यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज इनएडेक्वेट हो गए फॉर सपोर्टिंग द हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट इज़ परमिटेड बाय देयर डोमेस्टिक सेविंग रेट। सिंपल बात, अब क्या हुआ, सेविंग बढ़ गई और एक्सचेंज रेट मतलब एक्सचेंज हो गए कम, एंड दीज कंट्रीज हैव इनफ डोमेस्टिक सेविंग और प्रोडक्टिव रिसोर्सेज सच एज लेबर एंड अदर इनपुट्स। तो यहाँ पे सेविंग इंक्रीज़ हुई, जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं वो भी इंक्रीज़ हुए, लेबर अदर इनपुट्स वगैरह। तो मतलब इकोनॉमी को ये चीज़ ग्रो कर रही है अब सेविंग के थ्रू। वहीं जो फॉरेन एक्सचेंज है वो होगी कम। अब देखो फॉरेन एक्सचेंज कम होने से क्या होगा, सो but lack of adequate foreign exchange resources to import capital and intermediate goods such as machines, oil, certain industrial raw materials which they cannot produce themselves। अब देखो क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज नहीं होंगे हमारे पास तो हम कैपिटल गुड्स भी इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो मतलब पैसे ही नहीं है तो खरीदेंगे क्या, मतलब मशीनें वगैरह कहाँ से खरीदेंगे। तो इसलिए क्या है, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है, मतलब जो यहाँ पे
कैपिटल इनफ्लो है वो हो जाएगा कम। सो इन सच अ सिचुएशन, ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज, अ सर्टेन पार्ट ऑफ डोमेस्टिक सेविंग में रिमेन अनयूटिलाइज्ड। तो ये क्या कह रहा है, फॉरेन एक्सचेंज जो रिसोर्सेज हैं, कैपिटल का इनफ्लो अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, तो इससे अ सर्टेन पार्ट ऑफ डोमेस्टिक सेविंग में रिमेन अनयूटिलाइज्ड। तो जो डोमेस्टिक सेविंग है वो कहीं ना कहीं अनयूटिलाइज्ड रह रही है क्योंकि वो एक्सेस है, मतलब ज़्यादा कैप सप्लाई है, मतलब ज़्यादा सप्लाई ऑफ सेविंग। एंड नेक्स्ट वन इज सेकंड, थ्योरी ऑफ इमिसराइजिंग ग्रोथ। और ये थ्योरी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट भी है, और ये प्रोपाउंडेड की है थ्योरी जगदीश भागवती ने इन 1958 में, और यहाँ से कई बार क्वेश्चन यूजीसी नेट में आ भी चुका है। तो चलो अगर हम इसकी ओवरऑल स्टडी करें तो इसका मतलब भी यही होता है कि अगर किसी भी कंट्री में जीडीपी इंक्रीज होगी, तो जीडीपी के इंक्रीज होने से तो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड हैं वो हो जाएंगे, जो व्यापार की शर्तें हैं वो हो जाएंगे डिट्यूरेट। तो ये इसका है कंक्लूजन। मतलब जीडीपी बोलते हैं हम आउटपुट को भी, तो ये हम आउट मतलब एक कंक्लूजन के तौर पे देख सकते हैं। चलो, सो द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मे ब्रिंग अबाउट एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट इन द ग्रोइंग इकोनॉमी। ये कह रहा है जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा तो आउटपुट में भी ग्रोथ होगा। एंड द वेल्थ इफेक्ट में इवन बी पॉजिटिव, तो जो वेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा वो भी पॉजिटिवली पड़ेगा। बट द डिटोरेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड इट मे बी सो लार्ज, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटोरेट हो जाएंगे और ये काफ़ी लार्ज होंगे, सो दैट इट मोर सो लार्ज दैट इट मोर देन ऑफसेट्स द पॉजिटिव वेल्थ इफेक्ट। तो ये कह रहा है जो वेल्थ इफेक्ट है उससे ज़्यादा डिटोरेशन आएगा टर्म्स ऑफ ट्रेड में। सो बस एक रिलेशन बन गया यहाँ पे, आउटपुट और टर्म्स ऑफ ट्रेड, मतलब क्या है, एक नेगेटिव। आउटपुट जितना ज़्यादा बढ़ेगा टर्म्स ऑफ ट्रेड उतने ही ज़्यादा डिटोरेट होंगे। सो इन सच सिचुएशन देयर कैन बी नेट डिक्लाइन इन द वेलफेयर ऑफ द नेशन। तो ये कह रहा है इस सिचुएशन में क्या होगा, जो नेट डिक्लाइन इन द वेलफेयर ऑफ द नेशन, तो नेशन के वेलफेयर में थोड़ा डिक्लाइन होगा। सो इन अदर वर्ड्स इट बिकम्स वर्स ऑफ देन बिफोर। तो मतलब अगर हम करें वेलफेयर क्या हो जाएगा, वर्स ऑफ, मतलब पहले से वर्स ऑफ, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड भी पहले से वर्स ऑफ हो गए। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड ट्रेड resulting in the country becoming poorer in respect of welfare, so has been termed as immiserizing growth by जगदीश भागवती। तो यही कह रहा है कि जैसे जैसे कंट्री अपना आउटपुट एक्सपेंड करेगी, तो कंट्री आउटपुट एक्सपेंड कर रही है तो जो वेलफेयर है वो डिटीरियोरेट हो रहा है, मतलब वेलफेयर डिक्रीज हो रहा है। उसी टर्म्स को इन्होंने बोला है इमिसराइजिंग ग्रोथ। ओके, कुछ यहाँ पे अजम्पशंस हैं, इन अजम्पशंस के ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है। सो नंबर वन अजम्पशन है, यहाँ पे दो कंट्रीज़ हैं, फॉर्म जो कंट्री ए है वो डोमेस्टिक और कंट्री बी है फॉरेन, और होम कंट्री एक्सपीरियंस ग्रोथ वाइल द अदर कंट्री इज़ नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी ग्रोथ इज़ रियल आउटपुट। तो एक कंट्री ग्रो कर रही है और एक कंट्री अगर हम करें तो कांस्टेंट है। अगर भी हम इंटरनेशनल ट्रेड की जो स्टडी करते हैं वो हम करते हैं हमेशा या तो ए पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक साथ हम दोनों कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर सकते। तो जैसे हम अगर हम बात करें जो हम पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम करते हैं, वैसी ही बातें यहाँ भी अप्लाई होगी। तो या तो आप बी कंट्री को होम कंट्री मानो और या फिर ए कंट्री को होम कंट्री। बेसिकली क्या होता है, ए होम कंट्री और बी फॉरेन कंट्री। सो देर आर टू कमोडिटी, एक्स एंड वाई दो कमोडिटी हैं, एंड फुल एम्प्लॉयमेंट है, एंड टेक्निकल प्रोग्रेस जो है वो है न्यूट्रल, एंड द ग्रोथ रिजल्ट इन एन एक्सपेंशन इन द सप्लाई ऑफ अबंडेंट फैक्टर से लेबर। तो लेबर के जो फैक्टर सप्लाई है वो जब ग्रोथ होगा तो लेबर सप्लाई में भी एक्सपेंशन होगा। सो द प्रोडक्टिव फैक्टर्स आर मोबाइल बिटवीन द टू कंट्रीज। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब प्रोडक्टिव फैक्टर्स हैं, वो रहेंगे मोबाइल, मोबाइल मतलब गतिशील, बिटवीन द टू कंट्रीज।
तो एक बात इसकी और इंटरनेशनल ट्रेड की एजम्पशन है, विद इन द कंट्री जो फैक्टर हैं वो तो रहते हैं ई मोबाइल, मतलब गतिशील नहीं होते। अगर वो आउटसाइड द बॉर्डर, मतलब अगर बिटवीन कंट्री कर रहे हैं फिर हो जाते हैं मोबाइल। तो मोबाइल क्या है, गतिशील, मतलब एक फर्म को छोड़ के दूसरे फर्म में भी वो जा सकता है, मतलब थोड़ा वेरिएबल है। So next one, Salvatore has mentioned the different situation in which a given country A may experience the image rising growth. अब यहाँ पे 5 चीज़ें बताई हैं सेल्वाटोर ने। सेल्वाटोर की इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बुक भी है और वो काफ़ी टेक्निकल वर्डिंग में आती है और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी हमें देती है इंटरनेशनल से रिलेटेड। मतलब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इन्होंने 5 रीज़न दिए हैं कि वे ऐसा क्यों होता है। नंबर 1, the misrising growth may take place when the export of the given country A tend to expand substantially at constant terms of trade। तो फर्स्ट रीजन ये बताया है कि जो ग्रोथ है, ग्रोथ इमिसराइजिंग ग्रोथ तब होगा जब मे टेक प्लेस व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ द गिवन कंट्री ए टेंड टू एक्सपेंड, जब होम कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो लगातार बढ़ता रहे और बढ़ता रहे विद कॉन्स्टेंट टर्म्स ऑफ ट्रेड से, तो भी इमिसराइजिंग ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है वो अराइज होगा। नेक्स्ट कारण क्या है, इमिसराइजिंग ग्रोथ कैन अकर व्हेन कंट्री ए इज सो लार्ज दैट द अटेम्प्ट टू एक्सपेंड इट्स एक्सपोर्ट रिजल्ट इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड वर्सनिंग फॉर इट। तो ये कह रहा है ए कंट्री, अगर जो डोमेस्टिक कंट्री वो लार्ज हो और जैसे ही वो एक्सपोर्ट को बढ़ाएं तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ेगा, जब भी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ता है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होते हैं, वर्सनिंग। थर्ड रीजन बताया है, द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ कंट्री ए कैन बी ड्यूटोरेट इफ इनकम elasticity ऑफ कंट्री बीज डिमांड फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ कंट्री ए इज़ वेरी लो। अब ये ना थोड़ा प्रैक्टिकल है और ये यूजीसी नेट में आ भी सकता है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इमिसराइजिंग ग्रोथ का कॉन्सेप्ट वहाँ अराइज होगा जब जो कंट्री ए है वो डिटीरियोरेट तब करेगा जब किसी कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट बढ़ेंगे ये कह रहा है, इमिसराइजिंग ग्रोथ तब होता है, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। अब जो बीज की डिमांड है फॉर एक्सपोर्ट, मतलब जो दूसरी कंट्री, चलो मान लो ए कंट्री इंडिया है और बी कंट्री कोई दूसरी कंट्री है, लाइक एक अगर हम दूसरी कंट्री की एग्जांपल लें इंग्लैंड, तो इंडिया और इंग्लैंड में अगर हम बात करें, बी कंट्री है इंग्लैंड, तो यहाँ पे जो इंग्लैंड में डिमांड है इंडिया के कमोडिटी के रिलेटेड वो क्या होनी चाहिए, वेरी लो। वेरी लो का मतलब क्या है, लेस इलास्टिक, मतलब इंग्लैंड वालों को हमारी इंडिया की जो बनी हुई चीज़ है वो चाहिए ही चाहिए, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है उनके पास कोई। तो अगर जितनी डिमांड लो होगी, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो होगी, मतलब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, तो उनको इंडिया का ही सामान लेना पड़ेगा। तो इंडिया का सामान लेंगे तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होंगे, डिटोरेट। तो इसलिए 20 कंट्री की डिमांड क्या होनी चाहिए, एक्सपोर्ट फॉर कंट्री ए इज़ वेरी लो। और अगर हाई इलास्टिक हुई तो इस केस में थोड़ा अपोजिट हो जाएगा। एंड नाउ फोर्थ रीजन है, इन केस ऑफ स्मॉल डेवलपिंग कंट्री दिस फिनोमिना, अब दिस फिनोमिना का मतलब है इमिसराइजिंग ग्रोथ कैन अकर्स ऑन द अकाउंट ऑफ सच डिस्टॉर्शंस एज मोनोपोली ट्रेड एंड टैरिफ्स। तो ये कह रहा है जैसे जैसे स्मॉल कंट्री ग्रो करेगी, स्मॉल कंट्री जैसे जैसे ग्रो करेगी तो जो ट्रेड है, ट्रेड का भी डिफरेंट कंट्रीज के साथ एक्सपेंशन होगा। तो जो मोनोपोली एलिमेंट्स हैं, मतलब मोनोपोली एलिमेंट मतलब कुछ ही कंट्री के साथ ट्रेड और टैरिफ वगैरह, तो वो चीज़ क्या है, एलिमिनेट हो जाएंगी, मतलब डिस्टॉर्शन हो जाएंगी। और फिफ्थ यहाँ पे रीजन दिया है, द स्टेट ऑफ इमिसराइजिंग ग्रोथ फॉर कंट्री ए कैन अराइज इफ इट इज़ सो ग्रेटली डिपेंड ऑन ट्रेड। अगर वो डिपेंड है ट्रेड पे, अब देखो अगर कोई कंट्री ट्रेड पे डिपेंड होती है तो वहाँ से इंपोर्ट भी ज़्यादा करेगी, और अगर वो अर्निंग से, मतलब अर्निंग के लिए डिपेंड है तो एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करेगी। सो दैट अ सब्सटेंशियल वर्शनिंग इन इट्स टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इंक्रीज होगा तो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो भी रिड्यूस होगा। सो दैट रिजल्ट इन डिक्रीज इन इट्स नेशनल वेलफेयर। तो नेशनल वेलफेयर भी यहाँ पे डिक्रीज होगा। ओके
थर्ड थ्योरी इज पेजिनिटी मॉडल ऑफ ग्रोथ। काफ़ी छोटी थ्योरी है और कुछ ही बातें हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एल पेजिनिटी, इनका टाइमिंग है दैट इज़ सितंबर बॉर्न है 1930। सो इज़ एन इटालियन इकोनॉमिस्ट ऑफ द पोस्ट केंजियन स्कूल, मतलब कैम्ब्रिज स्कूल। सो द पेजिनिटी डेवलपमेंट या डेवलप्ड प्रॉफिट एंड ग्रोथ मॉडल, तो ये वाला मॉडल इन्होंने डेवलप किया, प्रॉफिट एंड ग्रोथ मॉडल। सो पेजिनिटी मॉडल इज एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ काल्डोर मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। तो काल्डोर मॉडल को इसने एक्सटेंड किया। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वर्कर्स प्रॉफिट एज रिटर्न्स ऑन देयर सेविंग। तो ये क्या कहते हैं, वर्कर को प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा, जो वो सेव करेंगे। तो अदरवाइज प्रॉफिट्स जो है वर्कर को नहीं मिलता। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स प्रॉफिट किसको मिलता है, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको। और तो ये कह रहा है जो लेबर का जो प्रॉफिट है वो रिवार्ड है या फिर रिटर्न है किसका, सेविंग का। सो पेजिनिटी मॉडल डिस्टिंग्विशेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है इसमें डिस्टिंग्विश किया इसने बिटवीन प्रॉफिट एंड वेज। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकम को मतलब जो इनकम है दो भागों में बांट दिया, एक प्रॉफिट में और एक वेज में, बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड वर्कर। तो जो वेजेस हैं इसको बांट दिया वर्कर में और जो प्रॉफिट है इसको बांट दिया कैपिटलिस्ट में। ओके, पेजिनिटी मॉडल एक्सप्लेन द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ प्रॉफिट एंड रेट ऑफ ग्रोथ। तो रेट ऑफ प्रॉफिट और रेट ऑफ ग्रोथ में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। सो बेस्ड ऑन कैपिटलिस्ट प्रोपेंसिटी टू सेव विच इज़ नेसेसरी कंडीशन फॉर द स्टेडी ग्रोथ। तो बस एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है। एंड नेक्स्ट वन, पेजिनिटी मॉडल मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो अगेन यहाँ बात की हुई है स्टेबिलिटी कंडीशंस, मतलब दो चीज़ें होती हैं, एक स्टेबल एक डायनेमिक। स्टेबल मतलब जो चीज़ें समान समान रेशो से स्टेबली चलती रहे। सो लॉन्ग रन में भी और शॉर्ट रन में भी, दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन। और अब बात करते हैं नेक्स्ट इसके एजम्पशंस की। कुछ ही एजम्पशंस हैं इसकी और इन्हीं एजम्पशंस के ऊपर इसकी थ्योरी बेस्ड है। नंबर वन है टोटल नेट इनकम इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। टोटल इनकम को वेजेस और प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और उसके बाद जो वेजेस हैं, वेजेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू वर्कर्स, वेजेस वर्कर को बांट दिए। और जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसमें, कैपिटलिस्ट में। चलो इजी है, हो जाएगा। और नेक्स्ट वन फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है और जो इसकी एजम्पशन है फुल एम्प्लॉयमेंट की वो भी अप्लीकेबल हो जाएंगी। सो टोटल नेट सेविंग आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। जो नेट सेविंग है दो भागों में बांटी गई हैं, वर्कर सेविंग्स एंड कैपिटलिस्ट सेविंग। थोड़ा ये ध्यान रखना, नेट सेविंग को दो भागों में, वर्कर की सेविंग और जो कैपिटलिस्ट की सेविंग। और जो वर्कर सेविंग्स है वो डिपेंड कर रही है, डिपेंड अपॉन प्रोपेंसिटी टू सेव एंड वेजेस। तो जो वर्कर्स की सेविंग है ये डिपेंड कर रही है प्रोपेंसिटी टू सेव। अब ये रिप्रेजेंट किया है एस डब्ल्यू, मतलब प्रोपेंसिटी टू सेव ऑफ वर्कर्स, और दूसरा डब्ल्यू पे, दैट इज वेजेस पे। तो यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान रखना, हो सकता है आ जाए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि यहाँ ये पूछ रहे हैं वर्कर की सेविंग किस पे डिपेंड करती है, एमपीएस प्लस वेजेस। 6.1 कैपिटलिस्ट की जो सेविंग है वो फंक्शन है, मतलब वो डिपेंड करती है प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको लिखा गया है एस सी, एंड प्रॉफिट, मतलब दोनों पे, प्रॉफिट और एमपीएस। और लास्ट एजम्पशन इसकी है बोथ द प्रोपेंसिटी टू सेव जो वर्कर्स की है एंड प्रोपेंसिटी टू सेव जो कैपिटलिस्ट की है आर मोर देन जीरो बट लेस देन यूनिटी। तो मतलब ये लेस देन 1 और मोर देन 0 होनी चाहिए, एमपीएस। ओके, फोर्थ वन इज जॉर्गेनसन मॉडल। अब अगेन जॉर्गेनसन मॉडल भी थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें कुछ ही बातें हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं। तो इसकी थ्योरी थी द डेवलपमेंट ऑफ ड्यूअल इकोनॉमी।
अब ड्यूअल इकोनॉमी के बारे में ये भी बात करता है। ड्यूअल इकोनॉमी के बारे में ही वहाँ पे लुबिस ने भी बातें की हैं, फायन रेनिस ने भी बातें की हैं, उजावा हम करेंगे वो भी उसने भी बातें की हैं। सो द डेवलपमेंट ऑफ ड्यूअल इकोनॉमी, तो जॉर्गेनसन ने ये मॉडल दिया 1961 में। सो ही एनालाइजेज द प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ टू सेक्टर्स। अब आपको पता ही है दो सेक्टर कौन से हैं, एक तो एग्रीकल्चर, दूसरा इंडस्ट्री। एंड द ट्रेडिशनल नॉन कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर इज सपोज टू बी अनरिस्पॉन्सिव। तो मतलब जो एग्रीकल्चर है, अगेन एग्रीकल्चर सेक्टर फिर बदनाम हो गया यहाँ पे, मतलब प्रोडक्टिविटी इसकी कम होगी। सो दैट इज अनरिस्पॉन्सिवनेस और टू इकोनॉमिक इंसेंटिव्स एंड हियर द लेजर प्रेफरेंसेस आर इमेजिन्ड टू बी हाई। तो यहाँ पे लेजर मतलब यहाँ ये लगता है भाई इस ऑक्यूपेशन में आराम है। तो आराम मतलब क्या है, 6 महीने खेती करने और 6 महीने फ्री। सो इसीलिए यहाँ पे अराइज होता है यहाँ पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इसको बोलते हैं, दैट इज डिस्गाइज्ड और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट उसके साथ साथ इज सपोज टू प्रिवेल्स थ्रू आउट द रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर में ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होती ही है। एंड इंडेड द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज एक्सपेक्टेड टू बी जीरो। अब मार्जिनल जो प्रोडक्टिविटी है वो होती है लगभग जीरो। अब ये कहते हैं, कई बार क्वेश्चन ये अराइज होता है कि MPL जीरो कैसे हुई, मतलब एक लेबर है वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस तो करेगा ही, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो कैसे। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इसलिए जीरो क्योंकि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण। अब देखो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे, तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अब देखो 5 वर्कर की ज़रूरत है और एक्चुअल में वर्कर काम कर रहे हैं 8। तो जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है मतलब 3 बेरोजगार, मतलब 3 जो यहाँ पे श्रमिक हैं या फिर लेबर हैं वो फ्री में काम कर रहे हैं, तो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हुई जीरो। सो दैट्स वाई। और हो सकती है ये नेगेटिव भी हो सकती है, एंड इन सम केसेस नेगेटिव। अब देखो नर्क से कहता है कुछ केसेस में ये नेगेटिव भी हो सकती है क्योंकि जो कॉस्ट है उस लेबर पे कॉस्ट आ सकती है। हो सकता है उस लेबर पे जितने भी हो सकता है वो 3 टाइम खाना खाते हो या 2 टाइम खाना खाते हो, तो इस सेंस में यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब कॉस्ट आ रही है लेबर के ऊपर भी। सो इनकम इज इक्वल टू सबसिस्टेंस लेवल, लेवेंस्टाइन ने कहा है यहाँ पे, पार्टली डिटरमिन बाय साइकोलॉजिकल एंड पार्टली बाय कल्चरल लेवल्स। तो ये लुबिस ने कहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट अपने अपने व्यूज़ यहाँ पे दिए हैं। उसके बाद फर्दर कैपिटल हैज़ नो रोल टू प्ले इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ये कहा है जॉर्गेनसन। तो ये थोड़ा अंडरलाइन कर लेना, ये थोड़ा यूनिक लाइन है। इसमें इन्होंने कहा है कि कैपिटल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में। सो टू सेक्टर्स आर लिंक्ड बाय इन्फ्लक्स ऑफ सरप्लस होमोजीनियस लेबर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। बस यही पॉइंट इसका मेन है, और यही पॉइंट फाइन रेनिस का भी मेन था कि वो कहते थे भाई एग्रीकल्चर सेक्टर से, ये फार्म सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, यहाँ से लेबर जा रहा है कहाँ पे, यहाँ से लेबर जा रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो मतलब ये इंडस्ट्री है, यहाँ से शिफ्ट करता जा रहा है इंडस्ट्रीज़ में। सो मेन प्रॉब्लम ही, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ही ड्यूअल इकोनॉमी ये है, जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबर टू नॉन एग्रीकल्चरल फील्ड। सो द बैकवर्ड सेक्टर इज इवेंचुअली मॉडर्नाइज। तो इसमें क्या है, जो बैकवर्ड सेक्टर है वो मॉडर्नाइज हो जाएगा विथ ट्रांसफर ऑफ ऑल। तो ट्रांसफर ऑफ ऑल मतलब इसका कहने का मतलब ये है, जो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है वो शिफ्ट होगी है इंडस्ट्री में, और जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करेंगे वो भी बन जाएगी एग्रीकल्चर मॉडर्न। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जॉर्गेनसन ये कहता है कि कैपिटल हैज़ नो रोल टू प्ले इन एग्रीकल्चर। कैपिटल एग्रीकल्चर में कोई रोल प्ले नहीं करता। चलो कुछ अजम्पशंस यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे द इकोनॉमिक सिस्टम में बी डिवाइडेड इनटू 2 सेक्टर्स। पता ही है, एक एडवांस मतलब मॉडर्न सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और बैकवर्ड और ट्रेडिशनल सेक्टर जो है एग्रीकल्चर। और उसके बाद दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन एसीमेट्री। एसीमेट्री होती है असमानता इन प्रोडक्टिव रिलेशंस। अब देखो असमानता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ज़्यादा है और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम है।
एंड थर्ड वन है देर आर 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि जॉर्गेनसन के मॉडल में 3 है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो लैंड थोड़ा अलग है, मतलब एक्स्ट्रा। और जो आउटपुट ऑफ ट्रेडिशनल सेक्टर है वो डिपेंड करता है, ये फंक्शन है लैंड और लेबर का। तो एग्रीकल्चर सेक्टर लैंड और लेबर से चल रहा है, बल्कि जो मॉडर्न सेक्टर है वो डिपेंड कर रहा है कैपिटल और लेबर पे। तो ये बात भी थोड़ा ध्यान देने वाली है। सो ट्रेडिशनल सेक्टर इज करेक्टराइज्ड बाय डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल बिकॉज लैंड इज फिक्स्ड इन सप्लाई। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में मिल रहे हैं यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि कह रहा है जो सप्लाई ऑफ लैंड है वो है फिक्स्ड। और वहीं जो मॉडर्न सेक्टर है उसमें मिल रहे हैं यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न, मतलब इंक्रीजिंग एट कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। एंड एट्थ अजम्पशन है इसकी, द प्रोडक्शन फंक्शन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री शिफ्ट अपवर्ड ओवर टाइम। सो प्रोडक्शन फंक्शन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्या रहेगा, प्रोडक्शन टाइम टू टाइम यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा। सो नाइन्थ है पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड्स ऑन सप्लाई ऑफ फूड पर कैपिटा। तो पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड कर रहा है सप्लाई ऑफ फूड पर कैपिटा, अगर हमने माल्थस की थ्योरी की हो। और बर्थ रेट डिपेंड अपॉन सप्लाई ऑफ फूड पर कैपिटा। बस वही बात है, मतलब बर्थ रेट या पॉपुलेशन ग्रोथ डिपेंड कर रही है सप्लाई ऑफ फूड पर कैपिटा। लास्ट वन है assumption, द टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इन डोमेस्टिक एरिया आर डिटरमिन बाय। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटरमिन हो रहे हैं द रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फॉर एग्रीकल्चर गुड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये क्या कह रहा है, जो सब्सटीट्यूशन हो रहा है, मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, जिस रेट से सब्सटीट्यूशन हो रहा है एग्रीकल्चरल टू नॉन एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। सो ये हैं यहाँ पे 10 इसकी अजम्पशंस। ओके, लास्ट में ये थ्योरी है एक उजावा मॉडल। तो अगेन उजावा ने भी यहाँ पे डिस्कस किया 2 सेक्टर ग्रोथ मॉडल या 2 सेक्टर मॉडल ऑफ ग्रोथ। सो उजावा डेवलप 2 सेक्टर मॉडल ग्रोथ इन 1961। तो मतलब सेम टाइमिंग है। और अगेन इन्होंने भी यही बात कही है, 1 सेक्टर है प्रोड्यूस कर रहा है कैपिटल गुड्स और अदर कंज्यूमर गुड्स। तो ये इंडस्ट्री और ये कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है थ्रू एग्रीकल्चर। तो कुछ अजम्पशंस हैं, अजम्पशन भी इसकी सेम है। जैसे देर आर 2 प्रोडक्टिव इनपुट्स, लेबर एंड कैपिटल। अब यहाँ पे 2 ही प्रोडक्टिव इनपुट हैं एंड द लेबर एंड कैपिटल आर सब्सटीट्यूटेबल फॉर ईच अदर। और लेबर और कैपिटल क्या हैं, सब्सटीट्यूटेबल, मतलब एक दूसरे के स्थान पे यूज़ हो सकते हैं। और इन द प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड इन द सेपरेट इंडस्ट्री विच प्रोड्यूसेस न्यू मशीन्स। तो ये कह रहा है जब हम कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तब तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, लेकिन अगर ये हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना है तो मतलब मॉडर्न सेक्टर में है तो मॉडर्न सेक्टर में सेपरेटली यूज़ होंगे, वहाँ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी नहीं है। एंड थर्ड वन इज लेबर एंड कैपिटल आर फ्रीली ट्रांसफरेबल सो फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। अब ऐसा क्यों है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में क्यों जा सकता है लेबर भाई, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट मोबिलिटी है। परफेक्ट मोबिलिटी का मतलब क्या होता है कि परफेक्ट कंपटीशन है, मतलब वेजेस रेट सभी जगह पे सेम होंगे। तो वर्कर्स एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जा सकता है, क्यों, क्योंकि उसको जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ जाएगा, क्योंकि वेजेस तो उसको सेम ही मिलेंगे। और लास्ट में है फोर्थ, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल ऑपरेट इन ट्रेडिशनल सेक्टर एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल ऑपरेट इन मॉडर्न सेक्टर। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर में डिमिनिशिंग और जो मॉडर्न सेक्टर है वहाँ पे कांस्टेंट। एक जनरली बात करें तो ये मेन फोकस करता है रूरल अर्बन माइग्रेशन मॉडल पे, मतलब जो रूरल और अर्बन माइग्रेशन है वो क्यों हो रहा है। देखो जनरली इंडिया में भी सेम हो रहा है, लेकिन ये वेरीफाइड स्टडी है चाइना की, लेकिन इंडिया में भी सेम चीज़ हो रहा है। इंडिया में क्या हो रहा है, रूरल वर्कर या फिर रूरल जितने भी रूरल पॉपुलेशन है शिफ्ट कर रही है सिटीज़ की तरफ। क्यों, क्योंकि सिटीज़ में सैलरी ज़्यादा होती है और सिटीज़ में जो लेबर है उसको थोड़ा वेजेस ज़्यादा मिलते हैं। तो सिमिलरली ये मॉडल भी वही कहता है। तो ये कहता है जो अर्बन एरियाज़ हैं,
अर्बन एरिया में हाई वेजेस तो होंगे ही, उसके साथ साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी हाई होगा। तो चलो, सो द हैरिस टेडारो मॉडल नेम्ड आफ्टर द जॉन आर हैरिस एंड माइकल टेडारो, तो ये दो इकोनॉमिस्ट जुड़े हुए हैं, इज एन इकोनॉमिक मॉडल डेवलप्ड इन 1970। सो द थ्योरी इज यूज्ड इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स, मतलब डेवलपमेंट में भी कॉन्सेप्ट आता है और वेलफेयर इकोनॉमिक्स में भी, टू एक्सप्लेन सम ऑफ दीज इश्यूज कंसर्निंग रूरल अर्बन माइग्रेशन। एंड द मेन अजम्पशन ऑफ द मॉडल इज़ दैट, तो ये वाली इसकी थोड़ा मेन अजम्पशन है। और अगर हम बात करें इस जो थ्योरी का मेन थ्रस्ट है, दैट इज model is that the migration decision is based on expected income differentials between rural and urban areas rather than just wage differentials। तो ये कह रहा है जो सिटीज़ और रूरल, मतलब रूरल अर्बन में जो डिफरेंस है वो सिर्फ वेज डिफरेंशियल नहीं है, वेजेस का डिफरेंशियल नहीं है, बल्कि क्या है, एक्सपेक्टेड इनकम डिफरेंशियल। एक्सपेक्टेड इनकम मतलब रूरल में एक्सपेक्टेड इनकम कम होती है और जो अर्बन है वहाँ एक्सपेक्टेड इनकम ज़्यादा होती है। तो एक्सपेक्टेड इनकम जहाँ ज़्यादा होगी वहीं पॉपुलेशन शिफ्ट कर जाएगी। तो मतलब पॉपुलेशन शिफ्ट कर रही है रूरल से अर्बन की तरफ। एंड दिस implies दैट रूरल अर्बन माइग्रेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाई अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये कह रहा है जो अर्बन में अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या रहेगा, थोड़ा हाई रहेगा, और जो रूरल में अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो दिखाई नहीं देता, होता तो है लेकिन डायरेक्टली सीन नहीं होता, जैसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो रियल सेंस में तो वो अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो वैसे तो वो काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। बल्कि अगर कोई अर्बन एरियाज़ में ऐसा दिखाई दे जो काम नहीं कर रहा, उसको हम क्लासीफाइड कर देंगे कि ये अनएम्प्लॉयड है। तो ये कह रहा है माइग्रेशन, दैट इज रूरल अर्बन माइग्रेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाई अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी इकोनॉमिकली रेशनल। तो इकोनॉमी रेशनल तब भी है ये, मतलब इकोनॉमिकली विवेकशील तब भी है इफ़ एक्सपेक्टेड अर्बन इनकम एक्सीड्स एक्सपेक्टेड रूरल इनकम। जब यहाँ पे एक्सपेक्टेड अर्बन इनकम ज़्यादा है रूरल इनकम से, मतलब रूरल इनकम कम और अर्बन एक्सपेक्टेड इनकम ज़्यादा है, तब भी जो हाई अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है वो रेशनल है। ओके, और इक्विलिब्रियम सिचुएशन में क्या होगा, इन द मॉडल एन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड when the expected wage in urban areas is equal to marginal product of an agricultural worker। तो ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे expected wages in urban areas इक्वल होंगे marginal product of agriculture worker के। So the model assumes that unemployment is non-existent in the rural agriculture sector। बस हमने यही बात की थी। तो ये जो हैरिस टेडारो मॉडल है, अर्बन में तो कहता है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है, लेकिन रूरल में कहता है अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होती, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉन एग्जिस्टेंस इन रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर। अब देखो रियल सेंस में तो होती है लेकिन हमें दिखती नहीं है, जो होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में। सो इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट रूरल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड द सब्सिक्वेंट लेबर मार्केट इज़ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। अगेन यहाँ पे जो फैक्टर मार्केट है यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वो है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, एंड एज अ रिजल्ट द एग्रीकल्चर रूरल वेज इज इक्वल टू एग्रीकल्चरल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे वेजेस इक्वल टू हैं मार्जिनल प्रोडक्ट के। एंड अगेन इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में, इन इक्विलिब्रियम द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन रेट, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम सेंस में क्या है, इक्विलिब्रियम सेंस मतलब जहाँ पे रूरल और अर्बन की जो इनकम है, एक्सपेक्टेड इनकम है, वो बराबर हो जाएंगी। तो इस सेंस में द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन रेट विल बी जीरो सिंस एक्सपेक्टेड रूरल इनकम इक्वल टू एक्सपेक्टेड अर्बन इनकम। अब देखो जनरल सी बात है, अगर आपको गांव में भी सेम पैसे मिलेंगे और सिटीज़ में भी सेम पैसे मिलेंगे, मतलब शहरों में, तो आप अपना गांव छोड़ के क्यों सिटी में जाओगे, मतलब आप वहीं रहना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो वेज रेट है वो, या फिर जो इनकम है एक्सपेक्टेड वो, और जो दूसरी जगह इनकम आप अर्न कर रहे हो मतलब अर्बन एरियाज़ में, वो भी सेम सेम है। तो यहाँ पे माइग्रेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। सो ये कंडीशन है इक्विलिब्रियम की।
Okay, however in this equilibrium there will be positive unemployment in the urban sector. बस एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे जब इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम के केस में भी जो अर्बन एरियाज़ में है उसमें पॉजिटिव अनएम्प्लॉयमेंट है। पॉजिटिव अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी भी है इंडस्ट्रियल सेक्टर में या फिर अर्बन सेक्टर में। सो द मॉडल एक्सप्लेन्स इंटरनल माइग्रेशन इन चाइना। तो ये एक वेरीफाइड स्टडी चाइना की है। एज द रीजनल इनकम गैप हैज़ बीन प्रूव टू बी प्राइमरी ड्राइव ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन। तो बेसिकली यहाँ पे जो गैप है ये ना बहुत बड़ी चीज़ है। गैप क्या होता है, आपको अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा सैलरी मिलती है और रूरल एरियाज़ में मिलती है कम। तो ये जो बीच का डिफरेंस है, गैप है, यही माइग्रेशन का मेन कारण बनता है। तो इसलिए रूरल में रहने वाले हैं वो शिफ्ट कर जाते हैं अर्बन एरियाज़ में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे थ्योरी है एक्स एफिशिएंसी थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये थ्योरी बेसिकली इसमें से यूजीसी नेट में आ भी चुका है। और एक्स एफिशिएंसी को, और इससे बिल्कुल अपोजिट है एक्स इनएफिशिएंसी। अब देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि इनएफिशिएंसी क्या है, एक्स इनएफिशिएंसी। देखो जनरली हम अगर इसको समझें, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो है फुल पोटेंशियल, जो है फुल पोटेंशियल। अब एक तो आपका फुल पोटेंशियल है कि जिससे आप टोटल फुल पोटेंशियल आपका मतलब इतना आप कर सकते हो, और दूसरा है आप एक्चुअल में कर रहे हो। तो ये जो बीच का गैप है ये बता रहा है आपका, जो ये गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये शो करता है इनएफिशिएंसी। मतलब आपका पोटेंशियल था, आप में कैलिबर या पोटेंशियल था आपका 100 क्विंटल प्रोडक्शन का, और एक्चुअल में आप प्रोडक्शन कर रहे हो 80 क्विंटल। तो मतलब अगर हम रुपीज़ में मान लें, तो अगर हम करें, आपका जो पोटेंशियल था 100 रुपीज़ अर्न कर सकते थे, लेकिन आपने अर्न किया ओनली 80 रुपीज़। तो ये 20 रुपीज़ जो है ना, ये है इनएफिशिएंसी। तो इसी के लिए मतलब यही जो गैप है इसको हम बोलेंगे एक्स इनएफिशिएंसी। तो अगर ये चीज़ें बराबर होगी तो वो चीज़ क्या बन गई, एफिशिएंट। चलो अब चलते हैं थ्योरी पे। सो ये थ्योरी प्रोपाउंड की थी हार्वे लेविनस्टाइन ने, और यही कई बार पूछा भी गया है। सो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट डेवलप्ड एक्स इन एफिशिएंसी theory in 1960s. So according to him, entrepreneurs are gap fillers and input complementers. तो ये वाली लाइन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें यहाँ पे फोकस करता है इंटरप्रेन्योर्स पे। तो ये कह रहा है इंटरप्रेन्योर्स जो है गैप फिलर हैं। अभी गैप बताया था जो फुल पोटेंशियल और एक्चुअल का था, मतलब जितनी आप एक्चुअल प्रोडक्शन कर रहे हो उसके बीच का जो गैप है, वो गैप फिल कौन करता है, इंटरप्रेन्योर। एंड इनपुट कॉम्प्लीमेंटर, तो एक एज ए इनपुट के तौर पे भी इंटरप्रेन्योर यहाँ पे काम आता है। सो एक्स इनएफिशिएंसी इज़ द डिफरेंस बिटवीन, अब बात आ गई एक्स इनएफिशिएंसी की। तो ये डिफरेंस है बिटवीन एफिशिएंट बिहेवियर ऑफ बिजनेसेस। अब एफिशिएंट बिहेवियर क्या है, जो आपका फुल पोटेंशियल है, एंड देयर ऑब्जर्व्ड बिहेवियर। ऑब्जर्व बिहेवियर क्या है, जो आपकी एक्चुअल आपने अर्निंग की है इन प्रैक्टिसेस caused by the lack of competitive pressure। तो यहाँ पे मेनली बात वही आ गई कि पोटेंशियल और एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल इनकम के बीच का जो गैप है ना, यही इसी को हम बोलेंगे एक्स इनएफिशिएंसी। एंड गैप्स, और उसी गैप को बोलते हैं एक्स इनएफिशिएंसी, इमर्ज व्हेन देर आर इनएफिशिएंसीज इन द मार्केट। तो इनएफिशिएंसीज जो हैं गैप हैं इन द मार्केट, सच एज व्हेन इनकम्बेंट्स। देखो इनकम्बेंट्स क्या होते हैं, जो डेजिग्नेटर्स होते हैं, मतलब जो बड़ी बड़ी रैंक्स वाले होते हैं या फिर बड़े पोजीशन पे होते हैं, डू नॉट यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल, नॉर्मेटिव, कॉग्निटिव एंड स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। तो यहाँ पे जो डेजिग्नेटर्स हैं, इनकम्बेंट्स हैं, वो अपना काम एफिशिएंटली नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर्स, मतलब थोड़ा प्रेशर है, तो इन प्रेशर की वजह से अपना जो फुल पोटेंशियल है वो यूज़ नहीं कर पाते। तो इसलिए क्या रह जाता है यहाँ पे, इनएफिशिएंसीज। तो उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे एक्स इनएफिशिएंसीज। सो इफ़ द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इज़ ग्रेटर देन द एक्चुअल यूज़। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ये कहता है अगर मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्टिव मतलब जितना एक रिसोर्सेज फुली ऑप्टिमाइज हम कर सकते हैं,
मैक्सिमम यूज़, सो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज इज़ ग्रेटर देन एक्चुअल यूज़, मतलब जो पॉसिबिलिटी थी वो तो ज़्यादा थी और एक्चुअल में क्या हुआ, कम प्रोडक्शन हुआ। तब इस सेंस में क्या होगा, एक प्रेशर बिल्ट हो जाएगा एंटरप्रेन्योर पे। सो एक्चुअल यूज बाय इनकम्बेंट्स दैट एन एंटरप्रेन्योर कैन एक्सप्लॉइट फॉर प्रॉफिट। तब क्या होगा, यहाँ पे यूज़ तो एक्चुअली क्या है, एक्चुअल में यूज़ कम हो रहा है, इसलिए जो गैप है वो ज़्यादा है। तो उस गैप को फिल कौन करेगा, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर से यहाँ पे ज़्यादा काम लिया जाएगा, दैट मीन्स एंटरप्रेन्योर कैन एक्सप्लॉइट फॉर प्रॉफिट। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा यूज़ किया जाएगा फॉर द शेक ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट लाने के लिए या फिर उस गैप को फुलफिल करने के लिए। तो इसीलिए एक लाइन मेन थी इसमें कि जो गैप है ये एक एक्स एफिशिएंसी या एक्स इनएफिशिएंसी का जो गैप है वो फुलफिल होता है किसके थ्रू, एंटरप्रेन्योर के थ्रू। तो ये इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। सो एंटरप्रेन्योर कैन ऑल्सो इम्प्रूव द इनपुट बाय पुटिंग टू यूज न्यू रिसोर्सेज, दस मेकिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मोर एफिशिएंट। तो एंटरप्रेन्योर क्या है, एक इनपुट की तरह ही यूज़ हो रहा है इसमें, जो दैट इज़ यूज न्यू रिसोर्सेज, जो यूज़ कर रहा है न्यू रिसोर्सेज को। सो दस द एंटरप्रेन्योर इज सीन एज करेक्टिंग मार्केट इनएफिशिएंसीज बाय इम्प्रूविंग द इंफॉर्मेशन फ्लो इन अ मार्केट। इन दैट, अब ये कंडीशन क्या है, वही बात कह रहा है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मतलब जो गैप है, इनएफिशिएंसीज हैं, उसको फुलफिल कौन करेगा, एंटरप्रेन्योर। एंड नेक्स्ट वन इज थर्ड, लिमिट टू ग्रोथ मॉडल। अब लिमिट टू ग्रोथ मॉडल अगर हम इसको अपने लैंग्वेज में समझें तो ये लिमिट एक एक्चुअल में लिमिट ही है। तो ये लिमिट क्या है, एक लिमिट है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं केयरिंग कैपेसिटी। केयरिंग कैपेसिटी क्या है, मतलब अगर हम कहें रिसोर्सेज की केयरिंग कैपेसिटी लगा लो, या फिर एक इन्वायरमेंट की केयरिंग कैपेसिटी लगा लो, या फिर अर्थ की केयरिंग कैपेसिटी लगा लो। तो एक केयरिंग कैपेसिटी है ये वाली लाइन, और दूसरी यहाँ पे एक रिलेशन है पॉपुलेशन ग्रोथ का। तो पॉपुलेशन ग्रोथ केयरिंग कैपेसिटी से नीचे भी रह सकती है, केयरिंग कैपेसिटी के ऊपर भी जा सकती है, और उसके बाद नीचे भी आ सकती है। तो मूवमेंट यहाँ पे दो चीज़ों की है, एक तो केयरिंग कैपेसिटी है ये लाइन, और दूसरी रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ तो कभी अपवर्ड ही जा सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। तो बस इसी के इर्द गिर्द ये स्टोरी रिवॉल्व है, मतलब इर्द गिर्द घूमेगी। सो ये थ्योरी पॉपुलराइज की थी या डेवलप की थी डोनाल्ड मेडोज ने इन 1972 में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एजम्पशंस के बारे में। और पहली इसकी एजम्पशंस है वैसी है जैसे माल्थस की एजम्पशन है लगभग लगभग। तो ये कहता है पॉपुलेशन इंक्रीज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्राउडिंग, फूड इनटेक, पॉपुलेशन एंड द मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं इतनी सारी चीज़ें, ये वाली फूड इनटेक होगी या फिर पॉपुलेशन, मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये चीज़ें। एंड सेकंड वन है द मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ कैपिटल। लेवल ऑफ कैपिटल ज़्यादा होगा तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी ज़्यादा होगा। सो रिलेटिव टू साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें बात वही आ गई कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड डिपेंड कर रहा है यहाँ पे लेवल ऑफ कैपिटल पे। एंड नेक्स्ट अजम्पशन है इसकी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर कंटिन्यूसली यूज्ड बाय द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में ज़्यादा यूज़ कौन सा हो रहा है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और अगर द लोअर द लेवल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का लेवल लो हुआ तो उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, मोर एंड मोर यूज़ ऑफ कैपिटल मस्ट बी अलोकेटेड टू अटेनिंग रिसोर्सेज। तो फिर उसके बाद यूज़ होगा कैपिटल का। और फोर्थ एजम्पशन है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन लैंड एंड ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। तो दो चीज़ों पे, एक तो लैंड पे और दूसरा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अब ये कह रहा है अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ पे जो रिटर्न्स मिलेंगे, सो ईल्ड पर यूनिट ऑफ लैंड कैन बी इंक्रीज्ड बाय कैपिटल। तो जो पर यूनिट ऑफ लैंड है वो तो इंक्रीज हो जाएगा विद डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तो जो रिटर्न मिलेंगे वो डिमिनिशिंग। तो ये 5 यहाँ पे इसके एजम्पशंस थे। और अब बात करते हैं इसके मॉडल के बारे में, और इसका मॉडल भी काफ़ी थोड़ा इजी है। सो द ऑथर्स ऑफ द लिमिट ग्रोथ कंस्ट्रक्टेड एन
इलेबरेट कंप्यूटर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। अब कंप्यूटर मॉडल इसलिए क्योंकि इसने थोड़ा डायनेमिक मॉडल है, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से है। सो दे प्रेजेंटेड अ लार्ज एंड न्यू टाइप ऑफ मॉडल डिजाइंड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ 5 ग्लोबल इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स। अब इन्होंने क्या किया, 5 इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स यूज किए। अब देखते हैं वो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। तो इसलिए ये थोड़ा ज़रूरी है कि ये ना पूछ ले कि कौन कौन से वेरिएबल इसमें ऐड हुए और कौन कौन से वेरिएबल ऐड नहीं है। तो 5 वो वेरिएबल हैं। फर्स्ट वन पॉपुलेशन, और ये इंटर रिलेटेड ही हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो नंबर 1 पॉपुलेशन, नंबर 2 फूड प्रोडक्शन, एंड नंबर 3 है इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, नंबर 4 है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और यहाँ पे नंबर 5 है पोल्यूशन। तो ये 4 वेरिएबल हैं, तो एक दूसरे, और दैट इज़ 5 वेरिएबल हैं, और ये 5 वेरिएबल्स ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, द मॉडल इज बेस्ड ऑन थेसिस दैट, अब देखो ये प्रोवर्ब्स है या फिर कहावत है या फिर एक थेसिस है। अब ये कहते हैं द कंटिन्यूड ग्रोथ लीड टू इन्फिनिट क्वांटिटीज़। जैसे ही यहाँ पे ग्रोथ होगी, कंटिन्यूसली ग्रोथ होगी, उससे क्या होगा, इन्फिनिट क्वांटिटीज़ का भी ग्रोथ होगा, इन्फिनिटली क्वांटिटीज़ भी ग्रो करेंगी। दैट जस्ट डू नॉट फिट इन टू फिनिट वर्ल्ड, कह रहा है जो इस फिनिट वर्ल्ड में फिट तब भी नहीं हो सकती। जस्ट डू नॉट फिट इन टू अ फिनिट, दैट इज फिनिट वर्ल्ड। तो ये यहाँ पे एक फ्रेज कह लो या फिर थेसिस कह लो इस मॉडल का, जिस पे ये बेस्ड है। सो दिस इज बिकॉज द मैनी रिलेशंस बिटवीन द 5 वेरिएबल्स आर नॉट रेक्टिलिनियर। अब ये कह रहा है ये इसलिए भी है क्योंकि जो 5 वेरिएबल्स हैं ये वाले, जो इनका रिलेशन है वो रेक्टिलिनियर है, मतलब सीधा सीधा रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट। सो देर आर नॉट रेक्टिलिनियर। और नेक्स्ट वन, द मॉडल एक्चुअली ऑब्जर्व इन एनी स्पेसिफिक केस विल डिपेंड ऑन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केयरिंग कैपेसिटी। तो मेन बात जो है वो है केयरिंग कैपेसिटी ऑफ अर्थ या फिर केयरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट, जो भी कह लो, एंड they are the level of population that could be sustained by the prevailing physical and biological system and on the future of the growth process itself। अब यहाँ पे दो चीज़ें मेन है, एक तो लेवल ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और दूसरी है केयरिंग कैपेसिटी। चलिए अब आगे दोनों, मतलब इन्हीं के बेस पे आगे इसकी थ्योरी वर्क करेगी। ओके, सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ लिमिटेड इन्वायरमेंट कैन अप्रोच द अल्टीमेट केयरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट इन्वायरमेंट इन सेवरल पॉसिबल वेज। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और जो अल्टीमेट केयरिंग कैपेसिटी है वो डिफरेंट वेज में वेरी कर सकते हैं, मतलब इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो एक थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। चलो पहला केस देखते हैं। पहले केस में है इट कैन एडजस्ट स्मूथली टू एन इक्विलिब्रियम बिलो द इन्वायरमेंटल लिमिट। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो क्या है, बिलो द इन्वायरमेंटल लिमिट बाय मीन्स ऑफ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द ग्रोथ रेट। अब इसका मतलब ये क्या कह रहा है, थोड़ा ग्रेजुअल डिक्रीज है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन का। चलो तो यहाँ पे शो कर रहा है LC, ये वाली लाइन शो कर रही है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक रिप्रेजेंट कर रही है केयरिंग कैपेसिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो केयरिंग कैपेसिटी ऑफ द वर्ल्ड शो कर रही है, वाइल जो OP लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ शो कर रही है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। तो दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे जो ये वाली है दैट इज़ केयरिंग कैपेसिटी ऑफ द वर्ल्ड, और दूसरी है पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व। तो अभी क्या है, ग्रोथ कर्व थोड़ा इन्वायरमेंट से या फिर कैपेसिटी दैट इज़ केयरिंग कैपेसिटी ऑफ वर्ल्ड से थोड़ा नीचे है। चलो दूसरा केस देखते हैं। अब दूसरे केस में क्या है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो लिमिट को क्रॉस कर गई, मतलब जो लिमिट थी कैरिंग कैपेसिटी उससे ऊपर। सो द सेकंड पॉसिबिलिटी इज दैट इट कैन बी ओवरशूट द लिमिट एंड देन लाई बैक आइदर स्मूथ और इन ऑसिलेटरी वे एज शोन इन फिगर। अब देखो यहाँ पे दो वेज हैं, या तो वो कह रहा है एक बार पॉपुलेशन ग्रोथ हुई और लिमिट के ऊपर चलेगी, उसके बाद जब नीचे आई या तो ग्रेजुअली नीचे आ जाएगी, या फिर ऑसिलेटरी वे में, मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, ऑसिलेशन होते हैं मतलब उतार चढ़ाव, उस वे में।
तो या तो वो स्मूथली नीचे आएगी जो बी में शो कर रहा है, या फिर वो ऑसिलेशन मतलब थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा इनमें। ओके, और एक लास्ट पॉसिबिलिटी है इसमें। द लास्ट पॉसिबिलिटी इज दैट इट कैन ओवरशूट द लिमिट एंड इन द प्रोसेस डिक्रीज द अल्टीमेट कैरिंग कैपेसिटी बाई कंज्यूमिंग सम नेसेसरी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखो इस सेंस में क्या हो गया, जो कैरिंग कैपेसिटी थी वो खुद ही डिक्रीज हो गई है। तो कैरिंग कैपेसिटी थी ये लाइन एल सी खुद ही डिक्रीज हो गई है बाई कंज्यूमिंग सम ऑफ नेसेसरी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके, तो इस सेंस में भी देखो पॉपुलेशन ग्रोथ पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर इससे ज़्यादा लिमिट को क्रॉस कर जाता है, फिर उसके बाद फिर डिक्रीज कर जाता है। तो इन डायग्राम से हमें यही कंक्लूजन निकलता है, द मोस्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्लोब्स पॉपुलेशन एंड मटेरियल आउटपुट अंडर द डिफरेंट कंडीशंस हैव बीन शोन इन दीज फिगर्स। तो एक तो हमने पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमने पढ़ा इन डायग्राम्स में, और दूसरा मटेरियल आउटपुट या फिर जो कैरिंग कैपेसिटी है वर्ल्ड की वो। So, the purpose of the model is to identify the future policies that lead to stable rather than unstable behavior mode। तो यहाँ पे मेनली अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि मेन पर्पज़ ये था कि फ्यूचर जो पॉलिसीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना, तो जिससे क्या हो सके एक स्टेबल पॉलिसी या फिर स्टेबल बिहेवियर अटेन हो सके। ओके, सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अब हम डिस्कस करेंगे, मतलब जितने भी आने वाले वीडियोस हैं कुछ उसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड देखें, इसमें भी अगर हम एरिया देखें, एरिया वाइज ज़्यादा वास्ट नहीं है लेकिन लिमिटेड एरिया है, कुछ ही लिमिटेड टॉपिक्स हैं। अगर आप ये करोगे तो डेफिनेटली यहाँ से काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं आपको इंटरनेशनल ट्रेड के टॉपिक 1 में। आप बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।